ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम मॉडर्न इंडिया की थर्ड क्लास करने जाएंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हम 2 क्लासेस लाइव दे चुके हैं मॉडर्न इंडिया की फॉर CDS, NDA, OTA, CAPF रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस के लिए, और आज हम उसकी थर्ड क्लास करेंगे। अभी तक हमने इसमें जो पढ़ा है वो है कि अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और कौन कौन सी पावर्स पहले यूरोप से इंडिया आई थी विद द पर्पस ऑफ गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द ट्रेड इन इंडिया। तो इसमें जो पहली पावर हमारे पास दिखती है वो है पोर्चुगीज। पुर्तगाल से पहली बार ट्रेडर्स इंडियन कोस्ट पे एंटर हुए, उन्होंने सी रूट खोजा। इसमें पहले ट्रेडर जो थे वास्को डी गामा, उनकी एंट्री होती है, और हमने देखा कैसे धीरे धीरे पोर्चुगीज गवर्नमेंट का भी इंडिया की ट्रेड में इंटरेस्ट जगा, बिकॉज इट क्रिएट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। इसके बाद हमने देखा कि डच जो नीदरलैंड्स के निवासी थे वो यूरोप से इंडिया आए थे, बट उनका जो मेन फोकस था वो स्पाइस ट्रेड की तरफ था, साउथ ईस्ट एशिया के। और डचेस पीपल जो भी थे उन्हें पुर्तगालियों से और ब्रिटिशर्स से काफ़ी चैलेंजेस देखने को मिले, और क्योंकि उनका मेन फोकस इंडिया पर नहीं था, इसलिए विद द टाइम दे डिक्लाइन इन इंडिया एंड रिमेन जस्ट अ ट्रेडिंग एंटिटी। वो इंडिया पर राज नहीं कर पाए, जस्ट लाइक पोर्चुगीज पुर्तगालियों का भी डिक्लाइन हुआ। उसके भी रीजंस हमने पहली क्लास में डिस्कस किए थे। तो आज हम देखेंगे ब्रिटिश का कैसे अराइवल हुआ और उनके बाद क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई इतिहास में जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स एक सुप्रीम पावर बनकर उभरे अमंग यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। इस सबको जानने से पहले जो हमने पुरानी क्लास में पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा था, जैसा कि आपने देखा होगा, पुर्तगालियों में सबसे पहले जो ट्रेडर्स थे वो इंडिविजुअल ट्रेडर्स आए थे, और धीरे धीरे वहाँ की गवर्नमेंट ने इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, तो उन्होंने वॉइसरॉयज बनाकर भेजे और गवर्नमेंट की बैकिंग थी। इसकी मदद से क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने कुछ खास पॉइंट्स पे अपना कब्जा जमा लिया, और धीरे धीरे वो इवन मुगलों तक से कुछ टैक्स वसूलते थे। पुर्तगालियों का कॉर्टेज सिस्टम हमने देखा था, ये सी पास सिस्टम था। और ये जो पोर्चुगीज थे जो एक जस्ट एन ट्रेडर बनकर इंडिया में एंटर हुए थे, अब वो इंडिया की पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करने लगे थे, क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर किसी ट्रेडर का कठपुतली बन जाए तो ट्रेड करना बहुत आसान होगा। जो भी स्टेट उन पे टैक्सेस लेवाई करता है, उन सब टैक्सेस से भी बचना आसान हो जाएगा, और ट्रेड ज़्यादा मुनाफे वाला, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये जो पैटर्न है जो पोर्चुगीज के साथ हमने देखा, यही पैटर्न हम आपको ब्रिटिश के साथ भी देखने को मिलेगा। ब्रिटिश पीपल कैसे आए, कहाँ आए, कब आए, उसके बारे में आगे अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड क्लास में। दिस इज द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका फॉर्मेशन हुआ था ईयर 1599 में, और इन 1600 AD क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें एक रॉयल चार्टर दे दिया था फॉर ट्रेड इन ईस्ट इंडिया फॉर 15 ईयर्स। यानी कि ये जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन, इसको मोनोपोली मिल गई थी फ्रॉम ब्रिटेन, कि हमारे देश से फ्रॉम ब्रिटेन केवल आप ही जाएंगे एज अ कंपनी जो ट्रेड करेंगे इंडिया और ईस्ट इंडिया में, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया का इलाका भी आता है। तो 15 साल की मोनोपोली किसी कंपनी को मिलना अपने आप में बहुत ही ह्यूज एडवांटेज होता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका बखूबी फायदा भी उठाया। आपको याद दिला दूं कि 1688 में ब्रिटेन में एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन होता है, जिसके थ्रू मोनार्किकल सिस्टम से वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ बढ़ जाते हैं। यानी कि उसके बाद 1688 के बाद जो वहाँ राजा है, उसकी जो पावर्स है, दे आर जस्ट रबर स्टैम्प, और जो मेन पावर थी वो वहाँ की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के बीच आ जाती है, जो कि आज तक भी जारी है। जो क्राउन है, अब वो सिर्फ एक नाम मात्र का एक एंटिटी है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, उसके नाम से कुछ कार्य किए जाते हैं, चीज़ें की जाती हैं, लेकिन जो रियल पावर है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और प्राइम मिनिस्टर जैसे पोस्ट होल्ड करने वालों के पास रहती है। तो 1600 AD अभी मोनार्किकल सिस्टम चल रहा है ब्रिटेन में, और रॉयल चार्टर मिलता है 15 ईयर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी को। जब ये रॉयल चार्टर मिलता है तो पहली बार, अब हम इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया में मुगल एम्पायर अभी चल रहा है,
और मुगल एम्पायर में जहांगीर रूल कर रहे हैं। तो जहांगीर के कोर्ट में पहली बार एंट्री लेते हैं सर विलियम हॉकिंस, जो हमें ब्रिटेन के जो किंग हैं उनकी तरफ से भेजे गए होते हैं इंडियन जो बहुत बड़ा मुगल एम्पायर है उससे कुछ परमिशंस लेने के लिए ट्रेड की। जैसा कि आपने देखा था जो पोर्चुगीज पीपल थे वो साउथ इंडिया में खासतौर पर केरल के कोस्ट पे सेंटर्ड अराउंड थे इनिशियली, लेकिन जो ब्रिटिश थे उनका जो टारगेट था वो पैन इंडिया होने वाला था। इसलिए उन्होंने जो पैन इंडिया में या फिर जो इंडिया के बहुत बड़े हिस्से में एक बड़ी शक्ति काम करती थी जिसका नाम मुगल एम्पायर था, सीधे उससे बात करना ठीक समझा। विलियम हॉकिंस जो जहांगीर के दरबार में आते हैं वो परमिशन मांगने की कोशिश करते हैं कि वो ट्रेड कर सकें इस मुगल एम्पायर के जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है उससे रिलेटेड उनमें, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिलती है बिकॉज जो ऑलरेडी पुर्तगाली आए हुए हैं और मुगल एम्पायर में ट्रेड कर रहे हैं, मुगल एम्पायर से उनके ठीक ठाक संबंध हैं, और इसके अलावा जो इंडिया के लोकल ट्रेडर हैं जिन्होंने ऑलरेडी अरब ट्रेडर्स को फिर पोर्चुगीज ट्रेडर्स को देख लिया है, उनके साथ उनका कंपटीशन हो रहा है, उनका अपना मुनाफा कम हो रहा है। तो दैट्स व्हाई द इंडियन लोकल ट्रेडर्स एंड पोर्चुगीज ट्रेडर्स अपोज्ड कि आप ब्रिटेन के किसी और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कुछ राइट्स दें, और इसको मानते हुए जहांगीर ने उन्हें इनिशियली कोई राइट नहीं दिया। उनकी जो मीटिंग थी जो अजमेर में हुई थी, देयर मीटिंग कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर की मीटिंग, इट गोज फ्यूटाइल, तो अजमेर में उनकी मीटिंग बेकार रही, वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। ये 1608 की बात थी और ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि यहाँ उनका कंपटीशन है, और ख़ास तौर पर उन्हें लोकल ट्रेडर्स की इतनी चिंता नहीं थी जिन्हें वो अपनी कॉम्पिटेंस के थ्रू टैकल डाउन कर सकते थे, लेकिन उन्हें यूरोपियन जो पावर्स थी ऑलरेडी यहाँ मौजूद, जिनमें कि पुर्तगाली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे उस समय, उनसे उन्हें दिक्कत होने वाली थी। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि हमें सबसे पहले पोर्चुगीज को टैकल डाउन करना पड़ेगा, उन पे साइकोलॉजिकल विक्ट्री लेनी पड़ेगी, और इसके लिए उन्होंने एक युद्ध लड़ा 1611 एडी में। ये युद्ध लड़ा गया था सूरत के पास। सूरत के पास एक आइलैंड है जहां स्वाली नाम का आइलैंड है, इसको इसीलिए कहते हैं बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली इट इज फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड पोर्चुगीज फोर्सेस नियर अ विलेज। सूरत के पास एक विलेज है स्वाली, वहां इसमें ब्रिटिश फोर्सेस को जो लीड कर रहे थे उनका नाम था कैप्टन मिडल्टन, और ये नेवल फोर्सेस के बीच एक अच्छी खासी लड़ाई थी। तो आपने इससे पहले पोर्चुगीज नेवल फोर्सेस के बारे में देखा था कि कैसे उन्होंने इजिप्ट, गुजरात और अरब के ट्रेडर्स का जो अलायंस था या जो किंग्स का अलायंस था उनको कैसे वॉर ऑफ शॉल में पहले हारने के बाद ठीक अगले साल हराया था। तो नेवल सुप्रीमेसी अभी तक पुर्तगाल की थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के आते ही ये सीन बदलता है, और ये भी एक रीजन माना जा सकता है जो हमने डिस्कस किया था कि पोर्चुगीज फोर्सेस कैसे डिक्लाइन हुई हैं इंडिया में। तो कैप्टन मिडल्टन की लीडरशिप में ब्रिटेन की फोर्स ने पोर्चुगीज नेवल फोर्स को हराया, और जो सूरत में उन्हें अपने ट्रेडिंग राइट्स चाहिए थे उसका ना मिलने का बदला एक हिसाब से लिया। इस पूरी सिचुएशंस को जो मुगल एम्परर जहांगीर थे वो गौर से देख रहे थे, और वो ब्रिटिशर्स की जो एबिलिटी थी फाइटिंग की उससे काफ़ी इम्प्रेस हुए, और इस इम्प्रेशन की वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स को कुछ रियायतें देनी शुरू की। जैसा कि हम देख रहे हैं बैटल ऑफ स्वाली लड़ा गया 1612 में। 1613 आते आते जहांगीर ने ब्रिटिशर्स को अपनी परमानेंट फैक्ट्रीज को सेटल करने की परमिशन दे दी, वेयर इन सूरत विच इज इन गुजरात। उसके ठीक 2 साल बाद 1615 एडी में फिर से एक डिप्लोमेट भेजा जाता है किंग जेम्स I फ्रॉम ब्रिटेन के द्वारा, और वो रॉयल परमिशन लेकर आते हैं कि यहाँ इंडिया में जो मुगल एम्पायर है उसमें वो ट्रेड फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करेंगे। सर थॉमस रो अपने आप में एक अच्छे डिप्लोमेट थे, उन्हें अपनी बात ठीक से रखना और दूसरे जिस इंसान से वो बात मनवानी है उसे परसुएड करना आता था। तो ये जब रॉयल कोर्ट में आए और इन्होंने जहांगीर से बात की तो इन्हें आसानी से, जो कि पुराना इम्प्रेशन भी था
इस वजह से इन्हें मिल गई थी मुगल एम्पायर में और ज़्यादा फैक्ट्रीज खोलने की परमिशन। तो ये परमिशन के नतीजतन आगरा में, अहमदाबाद में और भरूच में, ये दोनों प्लेस अहमदाबाद और भरूच जो कि गुजरात में, आगरा जो कि यूपी में है, इन्हें यहाँ मिल गई थी परमिशन अपनी फैक्ट्रीज या सेटलमेंट लगाने की। और अब आप देखेंगे जैसे कि पुर्तगालियों ने धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की, अपनी पकड़ मजबूत की, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड का सामान वो शिप में लाद सकने लायक ऐसे सेंटर्स बनाए। दीज आर कॉल्ड फैक्ट्रीज ऑफ दैट टाइम। इसी तरह ब्रिटिशर्स भी यही करेंगे। तो सूरत के बाद आगरा, आगरा के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद भरूच, और 1616 एडी आते आते एक ट्रेडिंग फैक्ट्री इस्टेब्लिश की जाती है मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और आप देखेंगे फ्रॉम गुजरात कोस्ट टू आंध्र प्रदेश का कोस्ट, यानी कि आप बे ऑफ बंगाल रीजन और अरेबियन सी दोनों ही जगहों पर आप अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्रीज लगा चुके हैं। और इसके अलावा आगरा में भी आपकी ट्रेडिंग फैक्ट्री है, जो कि नॉर्थ इंडिया के सारे जितने भी सेंटर्स हैं, ट्रेडिंग सेंटर, वहाँ से इनका माल एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कहीं गुजरात के पास, यहाँ कहीं गुजरात के पास आपको मिलेगा सूरत, और इधर कहीं आंध्र प्रदेश के पास आपको मिलेगा मसूलीपट्टनम। ये रहा आगरा, द ट्राइंगल मेड बाय ब्रिटिशर्स। इन एरियाज पे अपनी फैक्ट्रीज लगाने के बाद उड़ीसा के बालासोर, इसका एरिया लगभग यहाँ कहीं ऊपर होगा, और उसके बाद मद्रास विच इज इन तमिलनाडु, और हुगली, ये रहा कलकत्ता के आसपास का रीजन, और यहाँ कहीं हुगली है, यहाँ पर है मद्रास, और ये है बालासोर। तो आप देख रहे हैं कि पूरा जो कोस्टल रीजन है उसके कम से कम आप बे ऑफ बंगाल पे अगर ध्यान दें तो ब्रिटिशर्स की बहुत सारी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लग गई है। यानी कि अभी ये एज अ ट्रेडर और काम एंड कंपोज तरीके से ट्रेड करना चाह रहे हैं। एज अ ट्रेडर ये भी डील कर रहे हैं, इनका पॉलिटिक्स में इतना दखल नहीं है। सिर्फ एक इन्होंने वॉर लड़ी है, वो भी किसी इंडियन एंटिटी से नहीं बल्कि पोर्चुगीज से लड़ी है, क्योंकि ये जरूरी था ये वॉर लड़ना। इसी के नतीजतन इन्हें मिले हैं इतने सारे राइट्स और इतनी सारी फैक्ट्रीज। तो आप देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स आकर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड, जैसा कि पोर्चुगीज भी स्टेब्लिश कर चुके थे, वो स्टेब्लिश करने लगे हैं। लेकिन इन्होंने कुछ गलतियां नहीं की हैं। इन्होंने ऐसा कोई कॉटेज सिस्टम नहीं लागू किया है इस इलाके में जिसमें कि यहाँ के लोकल राजाओं या फिर बड़े एम्पायर के एम्परर्स तक को अपना टैक्स पे करना पड़े इन लोगों को, इसकी वजह से कोई डिस्ट्रस्ट पैदा हो ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और इसके अलावा जो पोर्चुगीज पीपल्स ने गलती की वो थी रिलीजियस इंटॉलरेंस की, और ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहते थे पुर्तगाली मेल और इंडियन फीमेल की शादी। इस तरह के कोई काम ब्रिटिशर्स ने नहीं किया। उन्होंने रिलीजन को एक तरफ रखा, उन्होंने किसी भी तरह से डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश नहीं की। और ये गलतियां न करने की वजह से, जैसे कि पोर्चुगीज अपना स्ट्रांग होल्ड बना चुके थे इंडिया में, ऐसे ही ब्रिटिशर्स भी अपना स्ट्रांग होल्ड बना रहे हैं, लेकिन इनको कोई डिक्लाइन देखने को नहीं मिलेगा। इन्होंने वो गलतियां नहीं की जो पुर्तगालियों ने की थी। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं 1661 आते आते जब इतनी सारी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हो चुके हैं, इनको मिल जाता है मुंबई भी। बैक अगर हम देखें पीछे, मुंबई का इलाका इधर सूरत से थोड़ा सा नीचे, जस्ट अ मिनट, सूरत से कुछ नीचे ये मुंबई, यहाँ पर कहीं पर मुंबई ने ये भी मिल गया है। यानी कि जो अरेबियन कोस्ट है उसमें भी इनके 2 सेंटर्स हो चुके हैं, और धीरे धीरे अभी ये इधर आप समझ रहे होंगे कि कोचीन या इस इलाकों में अभी क्यों नहीं आए हैं। तो यहाँ अभी ऑलरेडी विजयनगर एम्पायर और जमोरिन के मदद से पुर्तगालियों का ज़्यादा
भी वर्चस्व है। और धीरे धीरे जैसे पुर्तगालियों को इन्होंने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया, तो ये इस तरह के सेंटर्स में भी अपनी फैक्ट्रीज खोलेंगे, जो कि हम आने वाले समय में देखेंगे। तो मुंबई इन्हें मिलता है 1661 में। मुंबई मिलने का रीजन है एक रॉयल मैरिज जो होती है इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच। इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड और पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन के बीच जो शादी होती है, उसके एवज में इंग्लैंड को एज अ डाउरी मुंबई पेश कर दिया जाता है, जो कि इंडिया का हिस्सा है। लेकिन चूंकि पुर्तगालियों ने मुंबई पे कब्जा कर लिया था, तो ये दे देते हैं इसे पुर्तगाल से ब्रिटेन को। और जैसे ये ब्रिटेन को मिलता है, तो ये सीधे मिल जाता है ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को। ओके, ब्रिटेन इसको रख के क्या करेगा, उसने अपनी कंपनी भेजी है, वो मुनाफा कमाएगी इस इलाके में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये देने के साथ ये 10 पाउंड का इनसे रेंट लेते हैं ईयरली। 10 पाउंड ईस्ट इंडिया कंपनी पे करेगी ब्रिटेन के रॉयल फैमिली को, और यहाँ ट्रेड करने के सारे राइट्स रखेगी। तो अब जो कि आपने देख लिया कि स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका है, सूरत, मुंबई, मद्रास, बालासोर, हुगली, मसूलीपट्टनम, ये सारे पोर्ट्स और आगरा, इन पे इनकी फैक्ट्रीज बन चुकी हैं, यानी कि अच्छे खासे इलाके में एक्सपेंड कर चुके हैं। इसके साथ ही मुगल एम्पायर से भी इन्हें बहुत सारी परमिशंस मिलने लगी हैं। तो उस समय के मुगल एम्पायर की जो पॉलिटिक्स है उसमें इनका इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगा, जस्ट लाइक पोर्चुगीज। वो साउथ इंडिया में जो डेक्कन सुल्तान्स और मुगल, या डेक्कन सुल्तान्स और विजयनगर एम्पायर, इनके बीच होने वाली पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लगे थे। ब्रिटिशर्स बड़े लेवल पे पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे थे पूरे के पूरे मुगल एम्पायर के, और कुछ इन्होंने टेस्ट भी किए इस बीच। कैसे टेस्ट किए? मुगल एम्पायर अपने आप में एक प्रिवेलिंग पावर थी इंडिया में, इसकी अपनी हिस्ट्री रही थी, इतने समय से ये राज कर रहे थे। लेकिन इन्होंने चेक करना चाहा कि क्या मुगल एम्पायर अभी भी उतना ही पावरफुल है, क्या हम देख सकते हैं कि हम इससे कुछ गेन्स ले सकें। तो इसे चेक करने के लिए इन 1686 AD उन्होंने हुगली को लूटा। दे लूटेड हुगली एंड स्ट्रगल्ड विथ मुगल फोर्सेस। तो हुगली को लूटने का मतलब है कि जो भी वहाँ सरकारी, कहने का मतलब उस समय के एम्पायर के जो भी खजाने थे, उनकी इन्होंने लूट की ब्रिटिशर्स ने। और इसके एवज में इनका संघर्ष होता है मुगल फोर्सेस से। मुगल फोर्सेस से संघर्ष होने के बाद ब्रिटिशर्स को हारना पड़ता है। जो ये टेस्ट कर रहे थे उसमें इन्होंने ये पाया कि मुगल पावर अभी भी है मौजूद, वो डिक्लाइन नहीं करी है, मुगल अभी भी पावरफुल हैं। तो जब इनका मुगलों से जो ये स्ट्रगल होता है, इसके स्ट्रगल के एवज में इन्हें सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम के इलाके खोने पड़ते हैं, यानी कि जो इनके पास अवेलेबल्स थे फैक्ट्रीज, वो इनके हाथ से चली जाती है। ओके, 1661 और 1686 के बीच ये सब होता है, मुंबई का मिलना और सूरत, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम का होना। लेकिन इनका टेस्ट जो कि इन्होंने टेस्ट किया था वो पूरा हुआ, तो इन्होंने तुरंत उस समय के मुगल एम्परर औरंगजेब से माफी मांग ली, से परसुएड किया कि अब वो दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। दे डिडंट नो दैट इट वाज अ मुगल एम्पायर्स ट्रेजर। और इसको औरंगजेब ने ये गलती की कि उसने इन्हें माफ कर दिया। माफ करने के एवज में भले ही उन्होंने, औरंगजेब ने इसमें 1.5 लाख रुपीस का इन पे फाइन चार्ज किया हो, लेकिन दोबारा से सभी अपने जो खोई हुई फैक्ट्रीज के एंटाइटलमेंट थे वो वापस दे दिए। और ये टेस्ट का नतीजा दो हुए, एक मुगल एम्पायर की जो स्ट्रेंथ है उसको इन्होंने देख लिया, उसकी पावर कितनी है उसको चेक कर लिया, और दूसरा उन्हें कुछ खोया भी नहीं सिवाय 1.5 लाख रुपयों के। तो ये दोनों चीजें इसकी यहाँ सही साबित हुई। 1691 आते आते ये दरअसल फिर से अपना जो अपने विश्वास में ले लेते हैं मुगल एम्पायर को। 1691 आते आते इन्होंने कुछ राइट्स ले लिए थे बंगाल में। An imperial फरमान was issued permitting the English to continue contentedly their trade in Bengal on payment of rupees 3000 a year
इन लिeu ऑफ ऑल ड्यूज। तो बंगाल जो कि मुगल के अंदर आता था, मुगल एम्पायर के अंडर आने के कारण वहाँ ट्रेड करने पर इन्हें कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते थे। एवरी टाइम दे ट्रेड समथिंग, या गुड्स के जो मूवमेंट है उस पर भी टैक्स पड़ता था। लेकिन इन्होंने एक अच्छा फरमान, इंपीरियल फरमान मुगल एम्पायर से ले लिया था, जिसे शाही फरमान भी कहते हैं हिंदी में। उस फरमान के तहत इन्हें सिर्फ 3000 रुपीज पर ईयर पे करने थे मुगल एम्पायर को, और उसके बदले वो पूरे बंगाल में आसानी से या आज़ादी से ट्रेड कर सकते थे। इससे इन्हें ये हुआ कि एक मुश्त इनका 3000 रुपीज तो गया, बट जो इनका बेनिफिट है वो 3000 से बहुत ज़्यादा था। ये टैक्सेस ख़त्म होने के बाद, यानी कि जस्ट पेइंग रुपीज 3000, they got a huge percentage of profit from just बंगाल। सिर्फ बंगाल से इन्हें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था। और यहाँ पर एक अदूरदर्शिता या शॉर्ट साइटेडनेस दिखती है मुगल एम्पायर की, जिसने कि बहुत कम रकम पर एक बहुत बड़ा हिस्सा या बहुत बड़ा प्रॉफिट हैंड ओवर कर दिया था ब्रिटिशर्स के। और इसने इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी सुधारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की। इस फाइनेंशियल कंडीशन के सुधारने के कारण ही आने वाले समय में ब्रिटिशर्स अपनी मनमानी और आसानी से कर पाएंगे। अब 1698 आते आते इन्हें कुछ गांवों की, जो कि बंगाल में ही थे, उनकी जमींदारी भी मिल गई। बिकॉज ब्रिटिशर्स ने बंगाल में एक सिस्टम देखा था कि जो भी मुगल एम्परर है उसको इस लोकल लैंड से, या जो यहाँ के पेजेंट्स या किसान हैं, उनसे जो टैक्स वसूलना होता है, जो उनकी क्रॉप है उसके आधार पर, वो टैक्स फिक्स है, फिक्स टैक्स है जो पे किया जाएगा मुगल एम्परर को। और जो रिमेनिंग है, इस रिमेनिंग में एक पार्ट ले लेगा वहां इस टैक्स को वसूलने वाला जमींदार, और बचा हुआ दूसरा पार्ट मिलेगा उस किसान को, उस पेजेंट या वर्कर को जिसने कि इस लैंड पर फसल उगाई है। ये सिस्टम जब ब्रिटिशर्स ने देखा तो उन्हें समझ में आया कि उन्हें तो सिर्फ एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना है मुगल एम्पायर को, और जो रिमेनिंग है उसमें कितना पार्ट रखेगा जमींदार और कितना पार्ट रखेगा किसान, ये तो फिक्स नहीं किया गया है। यानी कि जमींदार चाहे तो रिमेनिंग के 90% को अपने पास रख ले और सिर्फ 10% पे करे किसान को या वापस दे। इससे क्या होगा, जो पुराने इंडियन जमींदार थे वो इतना ज़्यादा अत्याचार नहीं करते थे किसानों पे, वो सस्टेनेबल सिस्टम बनाए रखते थे। हालांकि वो भी एक अच्छा अमाउंट लेते थे एज अ प्रॉफिट, और किसानों को सिर्फ उतना बचता था जिससे कि वो सरवाइव कर सके। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने जब ये सिस्टम देखा तो उन्होंने मुगल से अपील की कि हमें कुछ जमींदारी दे दी जाए कुछ पैसों के बदले में। और मुगलों ने फिर से एक गलती की कि 1200 रुपीज के पेमेंट पे उन्हें सुतानौती, गोविंदपुर और कालिकता, जो कि कालीघाट के नाम से जाना जाता, इन गांवों की उन्हें जमींदारी दे दी। ये अब इंडियन जमींदार के पास नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स के पास था, और उनका इंटेंशन हमने आपको बताया है कि उनका इंटेंशन है यहाँ से बहुत सारा प्रॉफिट कमाना। इसका रिजल्ट विद द ईयर्स ये होगा कि जो एग्रीकल्चर है उसकी स्थिति खराब होती जाएगी। यहाँ से ये नींव पड़ जाती है जो मॉडर्न इंडिया में आने वाले समय में आप देखेंगे बंगाल फेमाइन हुआ था, ये यहाँ से शुरू होती है उसकी नींव। तो एग्रीकल्चर का धीरे धीरे डिग्रेडेशन होगा। क्यों? क्योंकि किसानों की स्थिति खराब होती जाएगी। तो अब इतनी सारी स्थितियां हो चुकी हैं और आप देख रहे हैं कैसे वो फाइनेंशियली अपने को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, कैसे वो पॉलिटिक्स में अभी इन्वॉल्व होंगे, और धीरे धीरे अब हमें समझ में आएगा कि क्यों ब्रिटिशर्स इतने लंबे समय तक इस देश पर राज कर पाए। बिकॉज ऑफ द शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ दैट टाइम। उस समय के जो एम्परर थे उनकी हमारे आपसी झगड़े और ब्रिटिशर्स की अपनी काबिलियत, इन सब रीजंस की वजह से ये हुआ। तो एक बार हम पीछे फिर से देख लें हम कहाँ तक पढ़े और कहाँ तक पहुंचे। 1599 में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1698 आते आते यानी कि लगभग 100 साल के बीच में इंडिया में अपना एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड, एक बढ़िया फाइनेंशियल प्रॉफिट गेन करने लग जाती है।
और अब 1700 में वो कुछ खास चीजें करेगी जिससे मैं देखने को मिलेगा कि ये किस तरह से मिलिट्रीली भी यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। 1700 में जो आज का कैलकटा है वहाँ एक फोर्ट विलियम की स्थापना की जाती है, एक किला बनाया जाता है फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज ऑफ देयर ट्रेड। इसकी परमिशन वो ले चुके हैं ऑलरेडी मुगल एम्पायर से, और कैलकटा में एक नया फोर्ट या किला बनाते हैं अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए। ये जो कैलकटा में फोर्ट विलियम बनाया जाता है ये बनता है एक ईस्टर्न प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी मीन्स एक इलाका जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाकर भेजती है और वो उस पूरे इलाके की जिम्मेदारी लेता है, वहाँ के सारे इश्यूज को हैंडल करता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरेस्ट के हैं। सर चार्ल्स आयर इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनकर आते हैं, किसके, फोर्ट विलियम जहाँ बना है प्रेजेंट डे कैलकटा, तब इसका नाम कैलकटा नहीं था, और ईस्ट प्रेसिडेंसी के प्रेसिडेंट बनकर आते हैं। यही ईस्ट प्रेसिडेंसी में फोर्ट विलियम है। तो द सीट ऑफ ईस्टर्न प्रेसिडेंसी देन वाज लेटर कॉल्ड कैलकटा, बाद में इसे कैलकटा कहा गया, बाय द एफर्ट्स ऑफ जॉब चार्नोक। ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम पता होना चाहिए। जॉब चार्नोक ने ही कैलकटा नाम के शहर की स्थापना की थी, उसका पूरा आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाया था, वहाँ सेटलमेंट्स किए थे। न सिर्फ यहाँ फैक्ट्रीज थी जो कि ब्रिटिशर्स की ट्रेडिंग फैक्ट्रीज थी, बल्कि यहाँ ब्रिटिश सेटलमेंट भी थे, यानी कि फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स और ब्रिटिश ऑफिसर्स के रहने के लिए रेसिडेंशियल इलाके। इस तरह से रेसिडेंस जब यहाँ ब्रिटिशर्स ने किया, जो सेटलमेंट किया, उसके लिए आप समझ सकते हैं कि एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत होती है। और ब्रिटिशर्स ने, हालांकि उनमें 10 तरह की कमियां हों या वो बहुत सारी ग्रीड के साथ काम करते हो, लेकिन जब भी वो कोई सेटलमेंट बनाते थे तो अच्छी प्लानिंग से बनाते थे। तो उस समय का जो कैलकटा है जो प्लान किया गया था, जिसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स और फैक्ट्री में काम करने वाले इंडियन मजदूरों के रहने की जगह बनाई गई थी, उसका डिजाइन करने का श्रेय जाता है जॉब चार्नोक को, और यही सेटलमेंट विद द टाइम बन जाएगा आज का कलकत्ता शहर। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। 1700 AD हम समझेंगे इस तरह से। 1715 AD में एन इंग्लिश मिशन लेड बाय जॉन सरमन। जॉन सरमन एक बहुत बड़ा ह्यूज बेनिफिट ले आते हैं ब्रिटिशर्स के लिए। वो बेनिफिट क्या है कि उस समय के मुगल एम्परर फर्रुखशियर से वो एक फरमान गेन कर लेते हैं। वो फरमान है कुछ प्रिविलेजेस मिलने के लिए किन किन इलाकों में, हैदराबाद, गुजरात और बंगाल। दरअसल फर्रुखशियर के घर में, या फर्रुखशियर को खुद ही ऐसा माना जाता है कि किसी बीमारी ने घेर लिया था, सर्टेन काइंड ऑफ इलनेस। उस इलनेस का इलाज उसके लोकल जो भी वैद्य, हकीम या डॉक्टर्स होते हैं वो नहीं कर पा रहे थे, और जॉन शर्मन ने इस समय एक अच्छा इन्हें मेडिसिन प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से वो तुरंत ठीक हो गए थे। इस बात से खुश होकर फर्रुखशियर ने जॉन शर्मन को कुछ फरमान इश्यू करा दिए थे, जिसके लिए कि वो परसुएट कर ही रहे थे मुगल एम्परर को। ये फरमान क्या था, ये बंगाल, गुजरात और हैदराबाद के इलाकों में कुछ सुविधाएं देते थे कंपनी को। कंपनी को मिलने वाली सुविधाएं अब जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, इस रॉयल फरमान को देखते हैं, तो अब हम उसे कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। मैग्ना कार्टा वर्ड पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। मैग्ना कार्टा लेटर ऑन जब हम हिस्ट्री को रिविजिट करते हैं तब इसको हमने एक वर्ड दिया। मैग्ना कार्टा दरअसल होता है अधिकारों का घोषणा पत्र, बिल ऑफ राइट्स भी इसे कह सकते हैं। अधिकारों का घोषणा पत्र कहाँ से निकला, तो जब ब्रिटेन में रिवॉल्यूशन होगा तो वहाँ के जो जनता है वो एक पत्र बनाएगी जिसमें उन अधिकारों की उल्लेख होगा, उन अधिकारों की बात होगी जो एक नागरिक को मिलने चाहिए, और इन्हीं से निकलते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स जो पॉलिटी में हम पढ़ेंगे। तो उसे मैग्ना कार्टा नाम दिया था उस दस्तावेज को। और जब भी किसी इंपॉर्टेंट चीज या कोई खास दस्तावेज किसी भी एस्पेक्ट में यूज होता है तो उसको उस चीज का मैग्ना कार्टा कह देते हैं। जैसे कि ये फरमान जो है ये ब्रिटिशर्स को अपने यहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के लिए, अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बहुत कारगर साबित हुआ, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहते हैं। इसमें से क्या क्या राइट्स मिले हैं, तो बंगाल में कंपनी को कुछ राइट्स मिले हैं जो कि यहाँ लिखे गए हैं।
The company's imports and exports were exempted from additional custom duties. सीधी सी बात है, जो भी कंपनी आयात और निर्यात करेगी, यानी कि बंगाल में जो भी जहाज से सामान एंटर करेगा या बंगाल से बाहर जो भी सामान जाएगा किसी और देश के लिए, इसको इस पर कुछ फीस लगती थी, कुछ टैक्स लगता था, जिसे कस्टम ड्यूटी हम कहते हैं। आज के समय में भी ये लगती हैं। तो कंपनी को अपने सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी से छूट मिल गई। दे आर एग्जेम्प्टेड। किस एवज में? जस्ट पेइंग ₹3,000 रुपीज उन्होंने फर्रुख शेयर को पे किए और ये उन्हें मिल गया एक ह्यूज बेनिफिट। इसके अलावा कंपनी को दस्तक इश्यू करने का भी राइट मिल गया। दस्तक अपने आप में एक दिलचस्प चीज है। जो भी, ये तो रहा जो बंगाल की सीमाओं से अंदर या बाहर सामान जाता है उस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी से इनको शुल्क मुफ्त मिल गया है। लेकिन दस्तक है जो इंटरनल जो सामान घूमता है, यानी कि बंगाल के अंदर और बंगाल से अलग अलग राज्यों में जो भी मूवमेंट होता है गुड्स का, उस पर भी कुछ चुंगी लगती हैं। अलग अलग सीमाओं पर अलग अलग इलाकों की कुछ टैक्स लगते हैं जो पे करने पड़ते हैं। उन टैक्सेस को पे करने के बाद ही आप अपने सामान को हिंटरलैंड या अंदर के कुछ इलाकों में भेज सकते हैं या वहां से सामान बाहर बंदरगाहों तक, पोर्ट्स तक ला सकते हैं। कंपनी को क्या मिला? एक दस्तक इश्यू करने का राइट मिल गया फ्रॉम फर्रुख शेयर। ये दस्तक क्या होता था? ये पास होता था। आपको इंटरनली कोई भी गुड्स मूव करना है तो अगर आप ये पास दिखाएंगे तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो एक हिसाब से इनको इंटरनल और एक्सटर्नल हर तरह के टैक्स से छूट मिल गई। इसी दस्तक का ये मिसयूज करेंगे और जो अल्टीमेटली बैटल ऑफ प्लासी में हमें देखने को मिलेगा, एक रीजन बनेगा इनकी सिराजुद्दौला से लड़ाई का। लेकिन फिलहाल हम दस्तक जो समझें तो वो है इंटरनल ट्रेड पास इश्यूड टू एग्जेम्प्ट टैक्सेस लेवाइड ऑन इंटरनल ट्रेड्स। तो अंदरूनी गुड्स के मूवमेंट से बचने के लिए ये पास, और ये ब्रिटिशर्स ही इशू कर सकते थे, और ये माना गया था फर्रुख शेयर के द्वारा कि ब्रिटिशर्स अपने ही ट्रेड के लिए इसे यूज करेंगे। जो भी उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा बंगाल और उसके आसपास के इलाकों में, वहां इनको दस्तक के थ्रू ये अपनी टैक्स फी से बच जाएंगे, वो पास देके और आगे बढ़ जाएंगे। और ये सिर्फ अपने ही सामानों पर ही करेंगे, लेकिन धीरे धीरे दस्तक का मिसयूज किया जाने लगा। ब्रिटिशर्स ने इसे अदर ट्रेडर्स के लिए भी इशू करना शुरू कर दिया, और अगर ये किसी लोकल ट्रेडर को दस्तक पास देते थे तो उसके बदले में मोटी फीस लेते थे। तो दस्तक का इन्होंने प्रॉफिट गेन करना शुरू कर दिया, जो इनके लिए एक सुविधा मात्र थी। ये बंगाल में इन्हें 2 एग्जेम्पशन मिल चुके हैं। इसके अलावा हैदराबाद में भी इन्हें कुछ राइट्स मिलते हैं। द कंपनी रिटेन्ड इट्स एग्जिस्टिंग प्रिविलेज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ड्यूटीज इन ट्रेड एंड हैड टू पे प्रिवेलिंग रेंट ओनली फॉर मद्रास। तो हैदराबाद की उस समय की रियासत में, एक बहुत बड़ी रियासत थी, आज के हैदराबाद से भी ज्यादा बड़ी, उसी में मद्रास भी आता था एक इलाका, और ये पूरा हैदराबाद है। इस हैदराबाद में इन्हें फ्री ट्रेड है, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा जैसा कि बंगाल में था, लेकिन सिर्फ मद्रास में इन्हें कुछ पे करने पड़ेंगे। उसके कुछ रीजंस थे। यहाँ की पुर्तगाली सेटलमेंट के साथ इनका कुछ कंपटीशन था, और लोकल जो भी ट्रेडर्स थे उनके साथ इनका कंपटीशन था, जिसकी वजह से इन्हें कुछ एग्जेम्पशन जो मुगल है वो प्रोवाइड नहीं कर पाए, क्योंकि वो लोकल ट्रेडर्स और पोर्चुगीज या फिर उस समय के डच लोगों को नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन इन्हें एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल गया है हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद में भी ये टैक्स फ्री हो चुके हैं इनका ट्रेड, बंगाल में भी इनका ट्रेड टैक्स फ्री हो चुका है। अब आगे देखते हैं कि सूरत में क्या हुआ है। बंगाल, हैदराबाद एंड नाउ सूरत, ये कुछ खास ट्रेडिंग सेंटर्स थे, और इन पे बंगाल में खासतौर पर अगर मैं कहूँ, इतनी तरह से ड्यूटी फ्री होने के कारण बहुत सारा बेनिफिट हुआ ब्रिटिशर्स को, जो आगे उनके काम आया। सूरत में फॉर एन एनुअल पेमेंट ऑफ 10,000 रुपीज ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लेवाई ऑफ ऑल ड्यूटीज। सूरत में इन्हें 10,000 पे करना था, बंगाल में इन्होंने 3,000 पे किया, और
हैदराबाद में इन्हें जस्ट मद्रास में टैक्सेस पे करने थे। इतनी सुविधाएं मिलने के बाद ये लाजमी है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लेती। कहाँ? भारत में। भारत के ये मेन ट्रेडिंग सेंटर्स थे, हर कोस्ट पे ये इनका एक फैक्ट्री है और हर जगह इन्हें अपने बेनिफिट्स मिले हुए हैं और ट्रेड। बाकी लोगों की अपेक्षा इन्हें ज़्यादा रियायतें मिली हैं। इसके अलावा सूरत में एक और रियायत थी कि इट वॉज डिक्रीड दैट द कॉइन्स ऑफ द कंपनी मिंटेड एट बॉम्बे वर टू हैव करेंसी थ्रू आउट द मुगल एम्पायर। तो इनके द्वारा बनाई गई करेंसी या कॉइन्स को भी मान्यता मिल गई, एफिलिएशन मिल गया फ्रॉम मुगल्स। पूरे मुगल एम्पायर में इनकी करेंसी भी चलने लगी, जो कि अपने आप में बहुत बेवकूफाना कदम लिया था फर्रुखशियर ने। सो दे गॉट एफिलिएशन इन मुगल टेरिटरी। और इतनी सारी सुविधाएं मिलने के बाद कैसे ब्रिटिशर्स आगे जाकर पूरे के पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू करते हैं, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। सिर्फ एक चीज मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट आपको दिखा दूं, 1708 AD यानी कि पोस्ट 1708 आता है आफ्टर 1688 AD। और जैसा कि क्लास शुरू होने पर मैंने बताया था, ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री का। 1688 AD में होता है ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। कहाँ? ब्रिटेन या इंग्लैंड में। तो यहाँ जो मोनार्किकल सिस्टम था उसके बदले आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के आने के बाद सिर्फ एक कंपनी को मोनोपोली नहीं मिलती, जो कि 15 साल के लिए और फिर बाद में एक्सटेंड की थी क्वीन ने, रॉयल चार्टर जो कि मिला था, जैसा कि आपने पहली स्लाइड में देखा। ये रॉयल चार्टर जो मिल रहा है, ये 1688 आते आते अब इसकी वैल्यू नहीं रही, क्योंकि अब राजा की वैल्यू नहीं रही, अब प्राइम मिनिस्टर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो जब ब्रिटेन में देखा, बहुत सारी और कंपनीज भी खुली जिनकी मंशा थी इंडिया में ट्रेड करने की, लेकिन उससे पहले की ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी पहले ही इंडिया में अपनी पकड़ बना रही थी और ये इंग्लैंड की वजह से बना रही थी। तो इतनी सारी कंपनियां भी यहाँ आई, यहाँ के मुगल एम्परर से या लोकल एम्परर से बात की और उन्होंने कहा कि हमें ट्रेडिंग राइट्स चाहिए। तो मुगल एम्परर का कहना था, ऑलरेडी वी हैव गिवन यू सो मच राइट्स। आप ही के देश की एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हमने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं। अगर हम आपको भी एंटरटेन करेंगे तो इस तरह से तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक टसल पैदा होता है इन ब्रिटेन। ये जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, ये शिकायत करते हैं अपने सरकारों से कि हमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड नहीं मिल रहा है इंडिया में, और ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे सारे राइट, हमसे पहले वहाँ सारे राइट एक्वायर कर चुकी है। तो इतनी सारी चीज़ों की दिक्कतों से निपटने के लिए जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, उसने परसुएट किया कि आप सभी लोग मर्ज हो जाइए ईस्ट इंडिया कंपनी में और सब मिलकर एक कंपनी को जो अधिकार है वो सारे एंजॉय कीजिए, सारे प्रॉफिट गेन कीजिए, उन सारे प्रॉफिट्स को आपस में बांट लीजिए। और इसी का परिणाम था कि 1708 AD आते आते, आफ्टर द मर्जर ऑफ इट्स राइवल कंपनी इन इटसेल्फ, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज फॉर्म, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। तो ये 1708 AD में सारी कंपनियों का मर्जर हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी में। और यहाँ तक की कहानी आज हमने समझ ली। अब हम देखेंगे इतने सब होने के बाद कैसे ब्रिटिशर्स आगे अपनी पावर को गेन करते हैं, कैसे इंडिया में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हैं, कैसे वो बाकी जो शक्तियां हैं उनसे टकराते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और इसी तरह से हम जारी रखेंगे अपनी सीरीज को। आज इसकी 3rd क्लास थी। दिन में हम आपके लिए पॉलिटी की क्लास भी लेकर आएंगे। डू अटेंड दैट क्लास ऑल्सो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो रिगार्डिंग डिफेंस एग्जाम्स, एनी काइंड्स ऑफ डिफेंस एग्जाम, तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उन पर आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। और हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं इस समय।
CDS NDA की भी और RIMC RMS की भी, उनके लिए भी अगर आपको कुछ क्वेरीज हों तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड गुड बाय।